हेलो, माय नेम इज़ पवन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी न्यूज़। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में। तो आज मैं आपको यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में संक्षिप्त में, बहुत ब्रीफ में आज हर पहलू पर चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा को करने से पहले मैं थोड़ी अपने बारे में बता दूँ। तो मैं आपको नाम पहले ही अपना बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं अनेक तरह के गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्टेड हूँ, जैसे कि यूपीएसआई, जो हाल में अभी यूपीएसआई हुआ था उसमें सिलेक्टेड हूँ। इंक्लूडिंग एसएससी सीजीएल भी सिलेक्टेड हूँ, एमटीएस। इसके अलावा और भी एग्जाम में सिलेक्टेड हूँ। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं जा करके। और आप ये सोच रहे होंगे ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसलिए भी बोलना जरूरी हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं जो कैंडिडेट से कि कोई भी आके ऐसे बोल रहा है यूट्यूब पे। तो ऐसा 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 बिल्कुल नहीं है। ये सब मैं बोलने का हक रखता हूँ यार, और सब ये मैं अचीव कर चुका हूँ। तो चलिए अब बिना किसी और बकवास के शुरू करते हैं एक्चुअल वीडियो अपना। आज के सबसे जो हमारा पहला पहलू है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला पहलू यही है कि एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है। कैंडिडेट्स बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं और अब एग्जाम अभी भी नहीं हो रहा। तो एग्जाम कब तक हो सकता है? तो मैं इसके एग्जाम से संबंधित जो मैं रेफरेंस लूंगा वो मैं यूपीएसआई एग्जाम को लूंगा। तो जैसे यूपीएसआई एग्जाम की चर्चा करें तो उसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो मई या जून 2021 में थी, और उसका जो पेपर हुआ था तो नवंबर में हुआ था। तो लगभग 6 या 7 महीने का गैप था। मैं अगर ऑल ओवर कहूँ तो 7 महीने का गैप था। उसी तरह आपके भी अगर एग्जाम को देखें तो आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 15 मार्च थी। तो आपका भी लगभग 1-2 महीनों में एग्जाम होने वाला होगा। वही अक्टूबर नवंबर में आपका भी एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये चीज आपको भी मालूम है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड बाकी बैंकिंग और एसएससी की तरह नहीं है कि वो पहले से कोई कैलेंडर जारी करता है और आपको सूचित करता है बहुत पहले से। आप बस पढ़ते रहिए, क्योंकि कभी किसी दिन भी एक नोटिस आएगा और फिर आपका एग्जाम शुरू 12-15 दिन में वो लोग टाइम भी नहीं देंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए। कभी भी एग्जाम आपका कराया जा सकता है, और अगर आपने अगर आप ढीले हुए तो फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सिर्फ 1374 वैकेंसीज है और फॉर्म बहुत ज़्यादा है। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होगा। आपको उन लोगों से आगे होना ही होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो ये बात आप जान लीजिए कि आपको, अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो आपका एग्जाम लगभग 2-3 महीने के आसपास हो जाएगा। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर के पॉइंट पर। जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, तो सबसे पहले तो यही है कि बहुत सारे लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं। तो अब अगर एग्जाम नहीं होता तो सिंपल सा है, बोर हो जाना होता है और फिर पढ़ने में उतना ज़्यादा मन नहीं लगता। तो ये कि अब तैयारी कैसे करें और आगे की एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होगी कि जिससे मार्क्स अच्छे आए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स अच्छे लाना होगा अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो मैं उसी बारे में बताऊंगा। तो थोड़ी अ, अपन एग्जाम स्ट्रेटजी जाने से पहले थोड़ी सिलेबस पे चर्चा कर लें। तो आपको भी पता है 4 मेजर सब्जेक्ट हैं आपके: हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन आएंगे हर एक के, और 100-100 मार्क्स के होंगे। जिसमें से 200 क्वेश्चन आएंगे और 400 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 2.5 घंटे करने के लिए मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये आपके लिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप तुक्का भी मार सकते हो। तो लेकिन तुक्का मारना नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट अच्छे करोगे तो उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले तो ध्यान रखना है। सिलेबस अगर आपने पूरा पढ़ लिया, आप हो चुके हो तैयार, अब आपको बनना है प्रो। तो प्रो बनते हैं मॉक से। ये मैंने अपने पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था पेट में कैसे स्कोर करें, उसमें भी मैंने ये बताया कि हमेशा मॉक प्रैक्टिस सेट से ही प्रो बनते हैं। और मैं ये भी कहूँगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लगाते हैं तो प्लीज ऑनलाइन में मूव हुई यार, क्योंकि जो आपका पेपर होना है वो ऑनलाइन ही होना है। और अगर आप ऑफलाइन लगाते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि आप मोबाइल में लगाते हैं, फिर बीच में बात भी कर लेते हैं। तो आप जब ऑनलाइन मॉक देंगे, किसी भी कंपनी का ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, सस्ता हो। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं करूँगा टेक्स्ट बुक का, क्योंकि सबसे सस्ता है। 300 या 350 का आ जाता है, जो कि 12 महीनों के लिए होता है। और उसमें इतने नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं कि आप देते देते थक जाओगे। तो आप उसको परचेज कर लीजिए। उसको आप दीजिए, हफ्ते में आप 3 दिन दीजिए। बस मॉक देते समय आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि मॉक देना है, फिर उसके
पूरे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। मतलब कि अगर आप 200 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं और हफ्ते में 3 मॉक देते हैं, तो आप 600 क्वेश्चन हर हफ्ते रिवाइज करेंगे, जो कि अलग प्रकार के होंगे। मॉक से आपको क्वेश्चन छोड़ने की हैबिट बनती है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। टाइम मैनेजमेंट आता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये सब आप धीरे-धीरे अगर आप मॉक करेंगे तो सब सीख जाएँगे। सिंपल सा है कि अगर आप अभी नूब हैं तो फिर आप प्रो बन जाएँगे, और प्रो बनते हैं मॉक से। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे वो दिए मॉक। एसएससी की मैं तो करता था, तो मैं एसएससी सीजीएल के बहुत सारे वो दिए मॉक। और जब आप मॉक दे लेते हो ना, तो फिर आपको एग्ज़ाम बिल्कुल हलवा लगता है, क्योंकि जब मैंने यूपीएसआई का दिया, तो मैं बता दूँ थोड़ी-सा, तो मैं लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे, टाइम नहीं बचा, टाइम नहीं बचा। यार मैं पूरा पेपर करने के बाद मेरे पास 37 मिनट रिमेनिंग रहे थे। जो मेरा मैथ में स्कोर है, तो मैथ में मेरा 97.5 स्कोर है। सिर्फ़ ढाई नंबर का वो एक चिन्ह आया था, जो कि फेसबुक में होता है, वो पावर वाला ऐसे करके होता है, जो मैं उसको समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मेरे पास इतना टाइम था कि उसको मैंने प्लस, माइनस, गुणा सब करके देख लिया था। तो अगर आप भी मॉक देंगे, तो फिर आप जब मॉक देंगे तो आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। आपको भी लगेगा नहीं यार, मैं हूँ तो कोई नहीं। और फिर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना भी आसान हो जाएगा। जो मेरी सिस्टर है वो भी इसी एग्ज़ाम की तैयारी करती है, असिस्टेंट ऑपरेटर की, तो वो मॉक देती है। वो हफ्ते में लगभग 2 या 3 मॉक देती है, और उसके जो अभी मार्क्स आ रहे हैं, तो लगभग 285, 280 ऐसे आ रहे हैं। तो इतना लाना सफिशिएंट होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मॉक दीजिए, और यही एक एग्ज़ाम स्ट्रेटजी भी है। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी यही होती है कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि आपको नंबर कैसे बढ़ाना है। सिंपल सा है, क्योंकि नंबर का ही खेल है। अगर जिसके नंबर आएँगे वही तो सिलेक्शन लेके जाएगा। तो तैयारी अगर आपकी हो चुकी है, तो आप मॉक पे कल शिफ्ट हो जाइए। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत कमी है, तो उस तैयारी को पूरा करिए, रिवीजन करिए, फिर मॉक दीजिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, फिर भी आप मॉक दे सकते हैं, क्योंकि तैयारी कभी पूरी होती नहीं है। ये मैंने बहुत बार बताया है आपको। आप आगे का पढ़ेंगे, पीछे का भूल जाएगा, फिर पीछे का पढ़ेंगे, आगे का भूल जाएगा, ऐसे भूलता रहता है। लेकिन मॉक देते रहते हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन बार-बार रिवाइज़ होता है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। तो आपको एक एक बात तो समझना होगा कि अगर तैयारी बहुत अच्छी करनी है, तो प्रैक्टिस सेट मतलब मॉक देना ज़रूरी है, वो भी ऑनलाइन दें, क्योंकि जब आपका ऑनलाइन पेपर होना है, तो ऑनलाइन मॉक देने की प्रैक्टिस भी करें। पहलू है। तो अगर तीसरे पे चर्चा करें, तो यही है कि सिलेक्शन क्यों लें, और काम और सैलरी। तो अगर काम और सैलरी की बात आती है, तो जब भी कोई कैंडिडेट फॉर्म भरता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में सैलरी आती है कि सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि सैलरी सबका इम्पोर्टेंट भाग है। जब हम भी अगर फॉर्म डालते हैं, तो सैलरी देखते हैं यार, क्योंकि पैसे इम्पोर्टेंट है। पैसे तो कमाने पड़ेंगे, तो पैसे इम्पोर्टेंट है। काम और सिलेक्शन क्यों लें? तो अगर सिलेक्शन क्यों लें पे बात करें, तो ये आपको खुद पता है कि सिलेक्शन क्यों लें, क्योंकि यार पैसे कमाना है, ऐश करनी है, और माँ-बाप को खुशी देनी है, तो पैसे कमाने पड़ेंगे, तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब अगर मैं काम की बात करूँ, तो काम यही है कि आप होंगे असिस्टेंट ऑपरेटर। तो आपका काम होगा हेड ऑपरेटर को असिस्ट करना। सबसे पहली आपकी वर्क ड्यूटी यही होगी। दूसरा, जो भी आप यूपी पुलिस विभाग में जो भी आप संचार प्रणाली देखते हैं, जिसे वॉकी-टॉकी बोलते हैं, ये सारा काम जो बेतार प्रणाली होती है, ये सब काम वायरलेस आदि वगैरह, तो ये सारे काम असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर इनका विभाग का होता है। असिस्टेंट ऑपरेटर के ही यही काम होता है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, तो सैलरी बहुत अच्छी है, क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर लेवल 4 की जॉब है। अगर मैं इसको किसी और जॉब से कंपेयर करूँ, तो मैं आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, जो कि अभी एग्ज़ाम चल भी रहा है, वो लेवल 1 की जॉब है, और ये लेवल 4 की जॉब है। तो आप खुद कंपैरिज़न कर सकते हैं कि कितना डिफ़रेंस है यार, ठीक है? जो लेवल 4 का बेसिक पे होता है, वो 25,500 होता है। अगर आप डीए, टीए, हाउस रेंट सब कुछ मिला दो, तो आपके इन हैंड 38,000 रुपए आएगी, जो कि यार एक बहुत अच्छी सैलरी होती है, 38,000 रुपए। तो इसीलिए इसमें सिलेक्शन लेना और ज़रूरी हो जाता है। और अगर मैं सिलेक्शन लेने की बात और बताऊँ कि सिलेक्शन इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार जो यूपी पुलिस की सिविल होती है, जो पुलिस जिसे आरक्षी बोलते हैं, उससे ये बहुत अच्छी है। आरक्षी में क्या है कि उसमें टाइम के आवर बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, ड्यूटी कहीं भी लग जाती है, 12-12 घंटे आपको और बहुत क ऐसे-ऐसे इलाकों में लग जाती है, जो सेंसिटिव होते हैं। कई बार कोई किसी नेता की रैली है, तो आपकी ड्यूटी चल ही रही है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर में हैं, तो आपकी फिक्स्ड आवर ड्यूटी होगी 8 घंटे, साढ़े 8 घंटे, और आपका काम होगा सिर्फ़ मुख्यालय, जहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी, आप वहाँ की वायरलेस प्रणाली को देखोगे, आप और हेड ऑपरेटर को असिस्ट करोगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, अगर यूपी पुलिस की मैं देखूँ, और अच्छी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। आप एक पुलिस विभाग में होंगे, आपको वर्दी भी मिलेगी, और इसके अलावा आपको सब कुछ वो इज़्ज़त, सैलरी सैलरी भी
बहुत फैंटास्टिक सैलरी है। मैं बात करूँ क्लास 12th के हिसाब से, जो कि 12th वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। ठीक है? तो इसीलिए सिलेक्शन आपको लेना मस्ट है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो 4th पॉइंट हमारा ये कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसकी। तो सिलेक्शन प्रोसेस को मैं बहुत संक्षेप में बताऊँगा। अगर आपको इसके बारे में और विस्तार से चाहिए तो फिर आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, या फिर जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर हम उसके बाद इस पे कर लेंगे बात कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के मैं 5 चरण बता देता हूँ। पहला आपका चरण है ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो कि मल्टीपल चॉइस होना है। मैंने बता दिया है कितने-कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? सीबीटी मोड में। दूसरा आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ बुलाएँगे वहाँ जाना पड़ेगा। तीसरा पीएसटी होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहाँ पे आपकी हाइट और आपका चेस्ट नापा जाएगा, जो कि मेल कैंडिडेट है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपका हाइट और आपका वेट नापा जाता है, ठीक है? अब तीसरा होता है आपका पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पे लड़कों के लिए दौड़ना होता है और लड़कियों के लिए भी दौड़ना होता है, लेकिन लड़कों के लिए दूरी और टाइम ज़्यादा होता है। जैसे मैं बात करूँ तो इसमें होता है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होता है, टाइम भी अच्छा मिलता है दौड़ने के लिए, अगर मैं पुलिस से कंपेयर करूँ तो। और लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर होता है 16 मिनट में दौड़ने के लिए, ठीक है? और जो 5वां होता है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, और फिर आपकी भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो बधाई हो, आप एक दिन आप पहुँचोगे। तो अभी से मैं आपको कांग्रेचुलेशन कर दूँ कि आप यहाँ तक पहुँचो और यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर जाओ। तो अब आखिरी में अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी कट ऑफ के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। तो अगर मैं कट ऑफ के बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत छोटा बनाना है, इसलिए आप देख सकते हो। आप मैंने यहाँ पे चार्ट दे दिया, आप चार्ट में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बॉयज के लिए गर्ल्स दोनों के लिए चार्ट दे दिया है। तो चार्ट आप देख लीजिए। बस यहाँ पे डिस्क्लेमर यही है कि अपने निर्णय के हिसाब से ही कुछ सोचें, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी बोर्ड नहीं हूँ, ठीक है? ये एक सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कट ऑफ वेरी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल भी खुद अपने स्वाभिवेक से काम लें, ठीक है? आपको सिर्फ ये कट ऑफ इसलिए दिखाई गई कि जब आप मॉक देते हैं तो आपको मॉक में एक आइडिया लगे कि अच्छा मैं इसके रेंज में हूँ। वैसे तो मॉक में भी कट ऑफ टेक्स्ट बुक वाले खुद देंगे अपने बना के, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ठीक है इसके रेंज में तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, ठीक है? अब लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप अभी तक का जान गए होगे किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए यही प्रोसेस को फॉलो करना होता है। इसी प्रोसेस के चलते एग्जाम क्लियर भी होते हैं और बहुत सारे लोग 5-5 6-6 एग्जाम क्लियर करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप एक एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ आप मैथ, हिंदी, रीजनिंग आप जब भी पढ़िए पूरा पढ़िए। कभी ये नहीं कि नहीं मुझे पुलिस की तैयारी करनी है तो मैं इसका बैच लेके पढ़ लूँ। आप सिंपल सा यार सीधा कोर्स लीजिए, सीधा पढ़िए, फिर कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उस कैटेगरी का। तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर अगर आपने अलग-अलग बैच लिए तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है? तो थोड़ी अब हम अपने टॉपिक से हट गए, तो हाँ, वही है कि अगर आपने देख लिया है तो अब आपको समझ में आ गया होगा, और आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से एग्ज़ाम देना जब भी हो आपका। फिर बाकी तो मैं अपडेट कर दूँगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक कर देना। अगर लगा कि ये शेयर करने लायक है तो शेयर कर सकते हो। और अगर ये लगा कि नहीं कभी अगर ऐसे वीडियो और चाहिए चैनल में, या कुछ मोटिवेशनल है या कुछ और है, क्योंकि मैं अभी अपने सिलेक्शन से संबंधित भी जानकारी दूँगा जब मेरा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आएगा, या यूपीएसआई की का मेडिकल भी बाकी है और ज्वाइनिंग बाकी है, तब भी मैं अपडेट दूँगा आपको। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।